अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद तमाम सियासी जमातों की नज़रें इलेक्शन कमीशन की जानिब लगी हैं कि कब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फ्रंट पर खामोशी छाई है। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ जिसमें निगरान हुकूमतों को हिदायत दी गई कि इदारों में सियासी भर्तियाँ ख़त्म की जाएँ और इलेक्शन के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। आज फिर एक इजलास हुआ जिसमें हल्का बंदियों पर कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। ताहम साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को यकीन है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। कागज तक ले लें 15 फरवरी से या एक हफ्ता पहले या 15 फरवरी से एक हफ्ता बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज हूँ, अगर इसमें कोई कमी हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। तो हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में हो। हल्का बंदी जो है वो कि दिसंबर तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। केयर टेकर सेटअप के साथ ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दिलचस्प बात है कि निगरान हुकूमत के आने से पहले ही रहनुमा इलेक्शन के इनेकात को इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद करार देते थे। कानून के मुताबिक आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद मामला इतना सादा नहीं रहा। हल्का बंदियों का अमल मुतनाज़ा भी हो सकता है। पहले ही अदालतों में हल्का बंदियों के मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। अदालतों का किरदार क्या होगा, इस हवाले से आज दो अहम पेशरफ्त हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी को चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा गया है जिसमें उन्हें मुबारकबाद दी गई है और 90 रोज़ की आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन के इनेकात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। तहरीक इंसाफ की तरफ से निगरान हुकूमत को वेलकम करना और इससे तवक्कुआत रखना अपनी जगह अहम है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख नून लीग के लिए भी अहम है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला भी इलेक्शन के इनेकात से जुड़ा है। देखना है कि नून लीग के पास फरवरी में इलेक्शन होने की क्या यकीन दहानी है, और अगर इलेक्शन के इनेकात का यकीन है तो फिर मियां नवाज शरीफ की वापसी का हतमी प्लान क्यों नहीं दिया जा रहा। इन तमाम मामलात पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगे लतीफ़ साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और नासिर हुसैन शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मियाँ साहब, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब और साबिक अपोजिशन लीडर जो हैं वो बहुत मुतमईन हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ होगी जिसने इन्हें ये यकीन दिला दिया हो कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर हो जाएंगे, और फरवरी की तारीख भी वो लोग दे रहे हैं? क्या स्टेक होल्डर्स के लेवल पर कोई बातचीत हुई है? क्या यकीन दहानी है आप लोगों के पास? आदिल, शुक्रिया, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बात उनकी सुनवाई, मुझे तो फिर अपनी तरफ से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मैं कहने की पोजीशन में हूँ कि जो बंदा कह रहा हो कि मुझे हमें बड़ों ने यकीन दहानी कराई है, तो बड़े तो कोई भी नहीं होते आइन कानून के आगे। आइन कानून के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद है और ख़ुद मुख्तार है। इसकी डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। जहाँ तक मरदमशुमारी का तल्लक है तो यकीनन ये CCI में डिसाइड हो चुका है। वहाँ तमाम स्टेक होल्डर भी होते हैं और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस भी होती हैं। उनमें जो एक फ़ैसला हो चुका है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, तो यकीनन हल्का बंदियाँ नई ज़रूरत है, उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। तो अगर कोई उसके दरमियान कोई नई बात करता है तो ये आइन कानून के मुताबिक उसको इख्तियार नहीं है। और जहाँ तक तल्लक है इलेक्शन के होने का, तो मैं तो समझता हूँ कि जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, जितनी जल्द इलेक्शन हो जाएं उतना ही पाकिस्तान की भलाई है। जितने इलेक्शन डिले होंगे, जितनी देर से होंगे, तकसीम हुई कौम जो है वो यूनाइट नहीं हो सकेगी। पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करना वक्त की भी ज़रूरत है और ये इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि वक्त पर हो जाए से मुराद, तो फिर ये हुआ ना कि 90 डेज़ में हो जाए। हुकूमत कुछ दिन पहले टूट गई और वक्त पे होने से मुराद 90 डेज़ हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग, सीनियर लीडरशिप ये कह रही है कि फरवरी में हो। इसका मतलब वो डीलिमिटेशन वाला मामला और डिजिटल सेंसस और ये सारा, तो आपके नज़दीक फरवरी में इलेक्शन होना वक्त पर होना नहीं है, डिले है ये?
देखिए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पुरानी मरदमशुमारी या पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन होते तो वो यकीनन 90 डेज़ के अंदर मुमकिन थे और यकीनी बनाया जाना चाहिए था, और हमारी ख्वाहिश भी यही थी। अब आ जाएं, जब नई मरदमशुमारी पे तमाम स्टेक होल्डर और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो बज़िद थी कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट है कानूनी कि वो यही है कि नई हल्का बंदियाँ। अब आ जाए, नई हल्का बंदियाँ जो हैं उसको भी टाइम चाहिए। उसके मुताबिक अगर कोई बात कर रहा है जनवरी की या फरवरी की, तो वो नई हल्का बंदियों को सामने रख के बात कर रहा है, और जहाँ तक नई हल्का बंदियों को सामने रख के बात की जाए तो उसके मुताबिक यकीनन फिर यही है कि मैक्सिमम उसको डिले किया जाए या उसको मिनिमम टाइम जो है वो यकीनन फिर जनवरी तो बनता है। जनवरी से पहले आप नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन तो ये डिले है या टाइम पर है आपके दिसंबर या जनवरी? मियां साहब मुझे ये बताएं, क्या ये डिले है या ये टाइम पर है? और नई दूसरी हल्का बात ये भी बंदियों के जरा, मुताबिक मैं जरा दूसरा सवाल भी आपके सामने रख दूं मियां साहब कि जब राणा साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाएं, हम भी चाहते थे हो जाएं, फिर क्या रुकावट है? क्या फिर ये प्रेशर था कि अगर 90 डेज में हो गए तो कोई नतीजा कुछ और ना निकला? नहीं आदिल, ये मुख्तलिफ लोग अपनी मर्ज़ी की या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका तर्जमा कर लें तो वो अलग बात है। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने 2018 में भी इलेक्शन लड़ा, मुस्लिम लीग नून ने 2008 और 2002 में भी अपनी क़यादत के बग़ैर इलेक्शन लड़ा और उनको नाहर रखा हुआ था। इसके बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा और नताइज आपके सामने हैं। अगर हम इतने बदतरीन हालात में जब जबर और हम पे इंतकाम का जो सूरज था वो सवा नेज़े पे था, इसके बावजूद हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आज तो हालात वो नहीं हैं कि हमें इंतकाम का निशाना। हाँ, एक बात ज़रूर है कि पहले एक अदारे की जानिब से ये सारा कुछ होता था, आज दूसरा अदारा है, उसमें बैठे चंद लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी या अपनी ख्वाहिश या किसी को सहूलतकारी दे रहे हैं। ये सामने सारी चीज़ें फैसलों से आ रही हैं, ये भी सबके सामने हैं चीज़ें। इसीलिए आप लोग रिस्क नहीं ले रहे मियां साहब के मिड सितंबर से पहले लाने का, क्योंकि अदालतों का खतरा है। ये एक हकीकत है आदल कि देखिए आदल, ये एक हकीकत है कि जब पंजाब असम्बली में अदम एतमाद हुआ था तो आप वोट कास्ट करने वाले को उसका वोट भी नहीं काउंट कर रहे और उसको डी सीट भी कर रहे हैं। ये पहला फैसला है दुनिया में। और फिर वही बेंच जो है वो दूसरा मौका आता है अदम एतमाद का पंजाब असम्बली में, तो उसके वोट भी काउंट करते हैं और उसको डी सीट भी नहीं करते। तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि 9-10 मई का वाक़या आ जाता है। 9-10 मई के वाक़या में जो मुलव्वस लोग हैं, जो मुजरम हैं रियासत के, रियासती अदारों के, तो आप ये देखें कि आज तक उनको कोई सज़ा नहीं मिल सकी। तो फिर मैं अपने बारे में मुझे कोई शक व शुबा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपके नज़दीक जो है वो असल मसला जो है वो इस वक्त अदालतों के फैसले हैं? देखें, दुनिया कह रही है या अदारों, उस अदारे में बैठे लोग भी ये बात कर रहे हैं, इंतहाई काबिल एहतराम जो जजेज़ हैं या सीनियर वकला बात कर रहे हैं या एक्स जस्टिस जो हैं वो बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं ये बात कह रहा, पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन आप नहीं कह रहे? नहीं, देखें, मैं भी तो दुनिया में ही शामिल हूँ ना आदिल। अच्छा, मैं भी मुतासर हूँ, क्योंकि मैं मुतासर हूँ, इसलिए मैं बात कह नहीं सकता। मियां साहब मुझे ये बताएं कि दुनिया तो मुतासर नहीं है ना जो बात कर रही है। अच्छा मियां साहब ये बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होगा उससे 1-1.5 महीने पहले मियां साहब आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां साहब जो है वो दिसंबर में आएंगे, जो उनकी कैलकुलेशन है। आप उनसे इत्तफाक करते हैं या फिर नहीं, मियां साहब सितंबर की किसी तारीख को यहाँ होंगे? देखें आदल, सितंबर में और हमारी जमात की सबकी ख्वाहिश मिड सितंबर है और मुझे यकीन भी है कि इंशाल्लाह मिड सितंबर में ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। जो हालात हैं पाकिस्तान के
वो कैसे बाहर रह सकते हैं या कैसे लातल्लक रह सकते हैं? ठीक, तो आप जब जा रहे हैं लंदन तो आप उनको यही मशवरा देने जाएंगे कि सितंबर मिड तक आ जाएं और ज़ीरो रिस्क हो जाएगा उस पर? नहीं, मशवरा नहीं होता। देखें, होती ये बात कि मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मगर राय क्या क़यादत खुद फैसला कर चुकी है पाकिस्तान आने का, तो वहाँ मेरी राय कहाँ क्या कहेगी, या आदिल अब्बासी की राय अपनी जगह होगी, ख्वाहिश अपनी जगह होगी, मगर लीडरशिप खुद फैसला कर चुकी है, क़यादत खुद फैसला कर चुकी है पाकिस्तान आने का सितंबर में इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तहरीक इंसाफ ने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनको मुबारकबाद दी है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। अब सिचुएशन को उन्होंने कहा है जो उनके ख़िलाफ़ एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी चल रही है उससे रिव्यू करें। इन राब्तों को नून लीग किस तरह देख रही है? आपके ख्याल में ये बेहतर काम हो रहा है, एक सियासी जमात को एंगेज किया जा रहा है, उनके साथ बातचीत हो रही है और वो भी वेलकम कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट को? नहीं, मैं एक सियासी जमात ना कहें, अगर इजाज़त दे दें, मैं बड़े अदब से ये गुजारिश करने लगा हूँ। सियासी लोग अगर इसको ओन कर रहे हैं निगरान सेटअप को तो बड़ी अच्छी बात है, उस पर एतमाद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मगर हमें ये शक ज़रूर है कि आर्मी चीफ जब बने थे नए जो मौजूदा हैं तो उस वक्त भी इनकी तरफ से मुबारकबाद दी गई थी, और उसके बाद जो अदम एतमाद 4 दिन के बाद ही और जो इल्ज़ामात 4 दिन बाद लगे थे और जो 9-10 मई को मनसूबाबंदी की गई थी वो भी तो उसी चीफ के मुतल्लिक़ ही की गई थी ना। तो ये आप सारी चीज़ें देख लें कैसा उनके अंदर कौलो-फ़ेल में तज़ाद है, मगर इसके बावजूद भी वहाँ जो पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले लोग हैं, लोगों की बात कर रहा हूँ, जमात की बात नहीं कर रहा, लोग जो हैं अगर किसी आइनी कोई तब्दीली को या आइनी मनसब पे किसी निगरान को या चीफ को अगर देखते हैं और उनको वेलकम कहते हैं तो ये अच्छा साइन है। तो आपके ख्याल में जो लोग सियासी लोग हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए लेकिन जमात को नहीं? नहीं, मेरा कतन ये जमात वाली बात ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 9-10 मई के वाक़या में मुलव्वस नहीं है उसको किसी तौर पर इस अमल से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। और जो लोग 9-10 मई के वाक़या में मुलव्वस हैं और जो बेनिफिशरी हैं, जो पॉलिसी साज थे, जो मनसूबा साज थे, जो इस साजिश का हिस्सा थे, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, वो किसी तौर पर भी इस अहल नहीं हो सकते कि वो पाकिस्तान के इस निज़ाम का हिस्सा रहें। ओके मियां साहब, आखिरी सवाल ब्रीफ अगर उसका जवाब दे दें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, प्राइम मिनिस्टर ने काकड़ साहब का नाम दिया, तो यही नाम था आप दोनों जमातों का या फिर ये नाम आप लोगों का नहीं था? यानी एक तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। आदिल, अजीब बात है कि कोई नाम आ जाए तो कहते हैं कि ये नाम ऊपर से आया है या नीचे से आया है। कोई नाम को लेट हो जाए कंसेंसस होने में तो कहा जाता है किसी और की तरफ देखा जा रहा है। यार बस किया जाए, मतलब अगर एक अदारा ख़ुद को ए पॉलिटिकल कहता है और ख़ुद एहतसाबी भी करता है, हाज़िर सर्विस लोग जो सहूलतकारी कर रहे थे 9-10 मई को भी वो चीज़ें सामने आई तो उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक्शन अगर ले लिया है तो उसके बाद तो हमें यकीन होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ही नाम है? एहतसाबी होनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही नहीं। एक सेकंड आदिल, मैं ये कहूँगा, आदिल प्लीज़ एक सेकंड, मुझे ये बात अगर मुकम्मल करने की इजाज़त जी कर लें। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दूसरा अदारा जिसमें बैठे कुछ लोग जो हैं अपने फैसलों से पहचाने जा रहे हैं, क्या उनके अंदर खुद एहतसाबी नहीं होनी चाहिए थी? क्या 2017 के जो किरदार हैं और जो उनका तसलसल आज भी कायम है रिटायरमेंट के बावजूद भी और उनका असर नज़र आ रहा है, क्या वहाँ खुद एहतसाबी नहीं होनी चाहिए? ये है वो सवाल जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था सर, लेकिन वो जो आपने बात की है वो तो एक उसूली बात आपने की है ना। मेरा सवाल ये था कि ये नाम आप दोनों जमातों का ही था।
इन दो जमातों ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के कंसेंसस से ये नाम। थैंक यू सो मच मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मैं ज़रा मोहम्मद साहब आपकी तरफ आऊँगा। तहरीक इंसाफ ये ज़रा निगरान हुकूमत के पहले ही दिन ज़रा पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में हम बड़ा इजाफा देख रहे हैं। क्या साबिक हुकूमत इसके असरात से बच सकेगी क्योंकि निगरान हुकूमत वही मुआशी रोड मैप फॉलो करेगी जो फॉर्मर गवर्नमेंट ने IMF प्रोग्राम के तहत ज़ाहिर डिज़ाइन किया है सारा। अब इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है, बल्कि इस केस में अदालत ने DC इस्लामाबाद और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म भी दे दिया है। अब क्या निगरान हुकूमत के आते ही तहरीक इंसाफ पर दबाव कम हो रहा है? इन इशूज़ पर भी हमने ज़रा बात करनी है। नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये बताइएगा मुझे कि ये जो वज़ीर आज़म की को मुबारकबाद दी है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ख़त लिखा है, पार्टी हिमायत का यकीन दिलाया है, इन तमाम मामलात को कोर कमेटी की हिमायत हासिल है, इमरान खान साहब की हिमायत भी हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आदिल, थैंक यू। बग़ैर इमरान खान के सपोर्ट के प्रॉब्ली कोर कमेटी भी वो डिसीजन नहीं लेगी, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी के ऑन बोर्ड, और होना भी ये चाहिए था। एक निगरान जमात, निगरान वज़ीर आज़म आए हैं और निगरान हुकूमत आएगी, तो हम सबको चाहिए कि उनको वेलकम करें और उनको ये याद दिलाएं कि उनका जो मेन मकसद है वो मेन मकसद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हद आगे बढ़ के वो कहती है आप इलेक्शंस करवाएं, अगर, क्योंकि हो सकता है फ्री एंड फेयर उनके बस में 100% ना हो, क्योंकि वहाँ पे और ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो बीच में एक्ट कर सकती हैं अनफेयरली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है नो वरीज़, हम उनको भी हैंडल कर लेंगे, आप इलेक्शंस कराएं, क्योंकि जब इलेक्शंस होंगे तो उसके रिज़ल्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंशाअल्लाह ताला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, अगर उससे बड़ी ना उभरी तो। अब बात आ जाती है, आपने कहा था कि ये जो पेट्रोल है वो 300 का हो गया है, तो मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि 300 का हो गया, क्योंकि एक ज़माने में जब 150 रुपए का था ना, तो उस वक्त हमें बड़ी तकलीफ़ होती थी 150 का पेट्रोल ख़रीदते हुए। अभी 300 का है, अभी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपके वज़ीर पेट्रोलियम प्रिडिक्ट करके गए थे बाय द वे कि 300 रुपये तक जाएगा पेट्रोल। देखिए, बात ये है कि हम लोग क्यों ये पेट्रोल क्यों, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 300 रुपये आज है, जबकि मार्केट में जो बैरल है वो तकरीबन 90 के आसपास है, प्लस माइनस है, और 150 उस वक्त था जिस वक्त डॉलर 125 के आसपास था। तो अभी भी 30-35 डॉलर मार्केट से, जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट 150 रुपये का दे रही थी, तो उस वक्त 35 से 30 डॉलर सस्ता आज मिल रहा है। तो वाई दिस एक्सपेंसिव? तो सर वही तो सब्सिडी दी गई थी जिसकी वजह से बाद में उसके असरात भुगतने पड़े। करीम साहब इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि भाई ये आप जो सब्सिडीज दे रहे हैं, वो कहते थे मैं इस ब्लॉक से निकाल के डाल दूंगा, मैं इस किटी से निकाल लूंगा, मैं किटी शिटी से कोई नहीं निकला। जब गवर्नमेंट गई तो धड़न तख्ता हुआ एकदम आने वाली गवर्नमेंट का। बिल्कुल नहीं हुआ। एक चीज और डॉक्टर साहब, मैं जरा सवाल रख लूं, फिर बेशक आप उसका तफसील से जवाब दीजिएगा। शाह साहब भी बड़े पेशेंस से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि उमर अयूब साहब कह चुके थे कि ये तो 300 तक चला जाएगा हालात जो हो रहे हैं। सो इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज यही सब्सिडीज तो थी जो IMF नाराज हुआ बाद। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, IMF का सिंपल एक काम होता है, IMF का वो ये होता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को मीट करना होता है, उसको कोशिश करना होता है कि ख़ास हद से नीचे जाएं। उसमें IMF आपको कहता है, अहदाफ देता है कि ये टारगेट्स आपके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फरवरी में अपने सारे के टारगेट्स ना सिर्फ अचीव किए, उनको सरपास किए। अब उसमें फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत काम किया, उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल पे और 5 रुपये बिजली पे एक सब्सिडी दी, ठीक है, वो उन्होंने मार्च में दी थी, कोई मसला नहीं है। अप्रैल में ये आए थे, कैबिनेट इसको रिवर्स कर लेती ना, किसी ने रोका था, रिवर्स कर लेती। सर मैं एक अर्ज करूं आपसे? नहीं, मैं बता रहा हूं, 15 अरब डॉलर का। सर जी बात लेना, सुन लेना गुजारिश। अब आप इकोनॉमी पे और हम स्टैट्स पे बात करते हैं ना। 15 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई तहरीक इंसाफ।
तो आप कैसे कह रहे हैं पास मैं सरपास आपको कर लिया? बता- आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 15 अरब डॉलर का वो करके गई है, लेकिन मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ कि उस 3.5 साल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बजट पेश किए थे, उसमें से तीसरे बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5.74 विच इज़ क्लोज टू 6 वो किया, और उसके अगले में जिसमें पाकिस्तान तहरीक 6.1 तक चला गया था। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी की एक वो हुकूमत है जिसने अपने 4 सालों के अंदर 2 दफा टच कर दिया ऑलमोस्ट 6 जीडीपी सर, को। मैं बिल्कुल ठीक है। इससे मैं पहले शाह साहब मेरे साथ और हैं, मैं बिल्कुल अभी उसमें, और उसमें मैं ये भी बता दूं कि उसमें इकोनॉमी जितने स्पेसिफिक भी हम हो जाएंगे। इकोनॉमी सारी 5.66% ग्रोथ पे पीएमएलएन का भी क्लेम है, हम 18 में छोड़ के गए थे। इस इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि ये इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इलेक्ट्रिक मसला है, आपका सर्कुलर डेब्ट है, वो किन की वजह से है? जब भी इसकी ग्रोथ बढ़ती है, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाता है, वो और इस वो वजह से हीट अप कि- इकोनॉमी देखिए, जो है ना, वो देखिए, एक बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट आपके सामने छोड़ के जा रही है। $50 बिलियन का जो इंपोर्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑयल। Obviously, और वो ऑयल जो है, फर्नेस ऑयल में जो गलत फैसले हुए थे, वो किन लोगों ने किए थे अब गलत मसला ये ना फैसले? सर कि हम 6% भी ग्रोथ ले जाते हैं, 18 में भी गई, Exactly. अभी भी जा रही थी, लेकिन डिफॉल्ट के करीब पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। मैं आता हूं सर, जरा शाह साहब को भी सुनते हैं। शाह साहब, आपकी बनाई हुई इत्तेहादी हुकूमत को, आपको तो खैर कभी कबूल नहीं किया इन लोगों ने, बट तरीके इंसाफ ने आपकी बनाई हुई जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको कबूल किया है, और आपको इस बात पर खुशी हुई है, और साथ में ये कह रहे हैं कि 150 रुपये का पेट्रोल मिलता था तो लोग चीखे मारते थे, विच इज़ फैक्ट, बात ठीक है। 150 रुपये में भी बहुत क्रिटिसिज्म होता था। वो कहते हैं आज 300 पर ले गए ये लोग। क्या किया आप लोगों ने इस मुल्क के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये जो कुछ इस वक्त हम सब लोग भुगत रहे हैं, वो खैर से उसी नाअहल पीटीआई की वफाकी हुकूमत के वो IMF के साथ किया हुआ एग्रीमेंट, और जो उनके दीगर फैसले भी थे, जो आपने देखा कि किस तरह अपनी चीजें सस्ती एक्सपोर्ट की और फिर बाद में महंगी इंपोर्ट की। मिसाल गंदम ले लें, चीनी ले लें, और बहुत सारी चीजें थी। ऑयल का देख लीजिए क्या सूरत हाल इन्होंने की। फिर IMF से वो मुआहदे किए जो आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं पाकिस्तान की, 23 के करीब प्रोग्राम हुए हैं, किसी ने इस तरह के मुआहदे नहीं किए, लेकिन इन्होंने वो मुआहदे उनसे किए जिसका शाखसाना आज हम सब भुगत रहे हैं। अभी ये जो जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आई और जब इन्होंने समझा कि वो कामयाब हो जाएंगे, तो इन्होंने वो जो कमी की, जो मुआहदे से इनहराफी की ताकि वो खत्म हो जाए मुआहदा, और फिर उन्होंने पहले ही पूरा मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। और फिर अगर जिस तरह के हालात मौजूदा जो ये था, जो साबका जो हुकूमत रही एलाइज वाली, उनको जिस तरह का मिला, तो उन्होंने क्या किया? क्या उनके इल्म में नहीं था कि ये अगर हम लोग करते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, सब तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा? लेकिन उन्होंने अपनी सेहत को दाव पे लगाया और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले किए ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो हल हों, IMF के साथ भी बेहतर हों। फिर दीगर ममालिक ने भी शर्त रखी कि IMF आपके साथ होनी चाहिए, फिर हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी तौर पर भी खैर से उन्होंने बहुत अकेला कर दिया हमें। उन्होंने खैर से अकेला फॉरेन पॉलिसी की आप बात करें, जाहिर है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, लेकिन बहुत हल सिंपल था। आप लोग आए थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इन्हें वोट आउट किया, उसके बाद आप जो है वो इलेक्शन में चले जाते, फ्रेश मैंडेट लेके आते, और उसके बाद जो है वो इनके साथ अपना मुकाबला जारी रखते। लेकिन इस 1 साल में ना रिफॉर्म्स हुई, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी पे कोई फ़र्क पड़ा, ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुई, कुछ क्या सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, फायर फाइटिंग थी, रोज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट से कैसे बचना है इसकी प्लानिंग थी। यही डिलेज इत्तेहादी गवर्नमेंट ने भी किए। अब मसला तो ये ना, जहाँ चले गए हैं वहाँ पॉलिटिकल कैपिटल भी डिप्लीट किया है और इकोनॉमी भी जो है वो कोई ख़ास कुछ कर नहीं सके। ये भी तो आप लोगों के सामने अब चैलेंज होगा। मुझे ज़रा डॉक्टर हुमायूं साहब ये बताइएगा, वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी में हमें आइसोलेट किया। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद ताकि तफसील से ज़रा इस पर बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक।
जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, एक तो आप ब्रेक से पहले कोई बात भी करना चाह रहे थे, और ये जो आज हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में जो नई मरदमशुमारी की मंजूरी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, पीटीआई उसकी हिमायत करती है। देखिए, मेरे लिहाज से तो ये जो मरदमशुमारी में ऑलरेडी हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और प्लस जो CCI जो था उसमें अब 70% जो लोग हैं उनकी ट्रू नुमाइंदगी तो थी नहीं। पंजाब और KP के जो एक्चुअल जो इलेक्टेड लोग थे वो नहीं थे, तो उस पे तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स सी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि जब हम पहले बात कर रहे थे, एक तो आपने कहा था फायर फाइटिंग क्या फायर फाइटिंग, जब पूरे घर को आग लग गई और आग ख़त्म हो गई तो कहते हैं आग बुझा दिया। एक और बात, पहले बात हो रही थी, आपने राजा रियाज साहब की वो बात बताई थी कि जिसमें उन्होंने कहा था बड़ों ने कहा है। मुझे एक्चुअली उनकी बात से एक ड्रामा याद आ गया, वो थी कि छोटी सी बस्ती, उसमें एक कैरेक्टर था जानू जर्मन। हाँ। वो जानू जर्मन क्या था? वो जानू जर्मन ये था कि जिसको कुछ नहीं आता था लेकिन वो प्रिटेंड करता था कि उसको आता है, और वो एक मलाखड़े में जीता था। जीता इस तरह था कि उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करता था, और जो दूसरा इंग्लिश बोलता था ना, सही बोलता था, उसने 1 2 नाम ले लिया था, जैसे आदिल साहब। तो लोगों ने कहा हाँ आदिल नाम लिया। तो फिर मलाखड़े में जो अवाम थी, सादा अवाम थी, जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने कहा इसकी एक बात भी हमें समझ नहीं आई तो ये पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। मुझे याद है वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ। इसी लिहाज से ये जो हुकूमत थी ना, गालिबन आफ्ताब चांडियो साहब हाँ जी, ये जो हुकूमत थी ना, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल जानू जर्मन थी। ठीक है साहब, जानू जर्मन तो आपको भी याद होगा, वैसे बहुत मजेदार कैरेक्टर था। इनको कख नहीं पता। हाँ। उन्हीं के इलाके के, मेरे ख्याल में ये सिंध का वो ड्रामा था, PTV सिंध से आता। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये उसी तरह ही है, इनको कख, अगर इनको पता होता, ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमें वो कर दिया, आइसोलेट कर दिया। भाई मुझे एक बात बताओ, आपको एक यूरोपियन यूनियन वाले लोग कहते हैं कि आप लोग इसको कंडेम करो, इंडिया को वो नहीं कहते। आपको क्यों कहे? मुझे आप कहते हैं कंडेम करो, मैं कहता हूं कि यार मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, मेरा अपना एक मौकफ है ना। मैं आपके कहने में किसी को क्यों कंडेम करूं? मैं आपके कहने पे किसी के पास क्यों ना जाऊं, या क्यों जाऊं? क्योंकि हमारा अपना कोई हैसियत नहीं। इन लोगों ने लोगों को गलत आदतें दी हुई थी। बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स। ये कैन दे बी? क्या चीज? कैन दे बी? कौन ये लोग? दे आर मेंटली बेगर्स। That is why they cannot be choosers. उसके लिए सोच बदलनी चाहिए। सोच एक आदमी ने आके बदल दी सबकी, शऊर दे दिया सबको। अब जानू जर्मन नहीं चलेगा, शऊर दे दिया। शाहजी वो कहते हैं शऊर दे दिया है, आप लोगों ने जानू जर्मन वाला काम किया है। एक ही लफ्ज आपको आता था, वो आपने सुना दिया, पूरे पिंड ने जो है वो उसको तस्लीम कर लिया, और मलाखड़ा आप जीत गए। ये कहना ये चाह रहे हैं बेसिकली कि आता जाता आप लोगों को कुछ भी नहीं था, आपने एक बात पकड़ ली थी कि ये एक नाकाम हुकूमत है, और आप ये कहते हुए पावर में आ गए, और उसके बाद आपसे कुछ भी नहीं हुआ। हुमायूं महमूद साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं ज़ाती तौर पर। आदिल अब्बासी साहब, इन्होंने ये जो बात बताई है आपको, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मलाखड़ा एक खेल है, और इसी तरह का एक खेल, एक वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के गले में पड़ गया। वो जो जानू जर्मन था उसको और कुछ नहीं आता था सिवाय क्रिकेट के, तो उसमें तो वो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन बाद में उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मुझे बताएं कोई एक काम अगर उन्होंने, तो वही मैंने कहा कि असल जानू जर्मन जो है वो तो हुमायूं साहब वालों के पास है, हमारे पास तो नहीं है। और फिर जिसने जो कुछ किया वो सबके सामने है। मैं माजरत भी करता हूँ, इनका दिल दुखेगा इस बात से, लेकिन उन्होंने खुद बात निकाली है, तो इस वजह से मुझे ये बात करनी पड़ी। तो अगर कोई ऐसा काम बड़ा पीटीआई की उस हुकूमत ने किया तो बता दें। कोई जो घर बनाने थे, नौकरियां देनी थी, डॉलरों की बारिश होनी थी, और बड़ा मुनसिफाना निज़ाम लाना था, करप्शन का खात्मा करना था, और फिर वो जो बेहतरी लानी थी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी। अगर कोई एक काम हुआ है तो आदिल भाई वो आप गिनवा दें हमारे मुल्क का जो हुआ। और फिर ये जिस तरह कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहां से ऑर्डर आएंगे, तो ये तो बड़ी बातें तो खान साहब करते थे कि जी ये देखें किस तरह हम साथ हैं, और सारा क्रेडिट किसका है। जाहिर है वो उस वक्त मानते थे, क्योंकि वही उनको लेके आए थे। हमारे मुल्क में ये एक हकीकत है
कि इस तरह के जो भी इदारे हैं उनका एक अहम रोल रहा है, लेकिन उन सब के लिए अहम पाकिस्तान है। जब वो देखते हैं कि उनका कोई लाया हुआ लाडला, वो इसको आरटीएस से ले आए, कोई जलसा बहुत बड़ा करा दिया और बहुत सपोर्ट कर दी, लेकिन जब उसको ले आए, आइडियल होते हैं, शख्सियात होती हैं, तो लेकिन जब आके उसने मुल्क का ये हाल कर दिया तो जाहिर है उससे वो इदारे पॉलिटिकल होते हैं, उनका कसूर इस वक्त यही है। ये तो सारा आप कह रहे हैं प्रेशर क्या है? कि इदारे जब उस उनसे वक्त डन भी हो और गए तो आज इदारों भी ने कि वो उनको इनको फारिग कर दिया। सपोर्ट लाएं। जी, फारिग करके उन्होंने तौबा भी कर ली। आपको याद होगा DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले भी जो हमारे कमांडर्स हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम अब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और मैं पूरा यकीन है कि वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे। ये हालात हैं, क्योंकि उनको अपना इजलास चलाने के लिए उनके टेलीफोन की जरूरत पड़ती थी, बिल पास करवाने के लिए उनको जरूरत पड़ती थी, एलआई सब उनके तंग थे। कोई एक बता दे, मेंगल साहब पहले तंग थे, वो पहले ही छोड़ गए, बाकियों को भी इन्होंने इंटैक्ट किया हुआ था। जब उन्होंने बोला कि ठीक है हर किसी की अपनी मर्जी, तो आपने देखा पहला वजीर आजम है जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतरा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अदालती फैसलों पे उतरे हैं, दीगर और बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आईनी तौर पर पॉलिटिकली फर्स्ट वजीर आजम साहब थे खान साहब, जिनको हटाया गया और जिन्होंने हटते ही कह दिया, असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की। मतलब सिर्फ जाती है ना। अभी आप कह रहे थे कि भाई आप लोग इलेक्शंस में क्यों नहीं गए, वो हालात थे इलेक्शन में जाने के, उस वक्त दिवालिया हो रहा था मुल्क, और फिर वो जो 3 माह या 4 माह की जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती, क्या उस पर ये जो सारा कुछ हुआ है वो फैसले कर सकती? अच्छा चलें, इसका जवाब मैं लूंगा डॉक्टर साहब से, लेकिन मुझे ये बताएं सीरियस शाहजी, मुझे ये बताएं, लोग थे, इन्होंने अपनी सियासत दांव पे लगा दी मुल्क के लिए। शाहजी मुझे ये बताएं, मैं तो ये समझने से कासिर हूं, ये साइंस तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अभी जावेद लतीफ़ साहब थे, वो कहते हैं टाइम पे होना चाहिए, PMLN के कई लोग कहते हैं इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, हम तो चाहते हैं 90 डेज में हो, इससे आगे जाना तो ठीक नहीं है जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए। सर आखिरी दिनों में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साबिक आके बताते हैं, कहते हैं नहीं जी नई न्यू डिजिटल सेंसेस और डिलिमिटेशन और इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता, आईनी तकाजा और ये सारा। इसी तरह आप लोग भी कहते हैं कि जी वक्त पे होने चाहिए 90 दिन में। CCI में वोट डाल के आ गए आपके वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, तो उन्होंने जब वहाँ डाला था वोट, कोई यकीन दहानी कराई गई थी उन्हें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? क्या आप लोगों के पास ये आप कहते तो हैं टाइम पे हो, लेकिन जो कुछ आप करके आए उससे तो वो फरवरी तक ही जाएंगे इलेक्शन। फिर ये क्या है कि एक तरफ आप लोगों का पोस्चर कुछ और है, दूसरी तरफ कुछ और है? हमारा पोस्चर हमारा बिल्कुल वाजे है, हमारी सिमत भी ठीक है। हम इलेक्शन इन्हीं 3 माह में चाहते हैं कि इनमें हो। सेंसस की आपने बात की, देखें सेंसस अगर हुए हैं और उस पर हम लोगों ने माने हैं तो इस वजह से कि वो एक टाइम पीरियड है, 15 दिन 20 दिन में इस पर काम होना है। देखें सीटें कोई नहीं बढ़ती, 3 महीने में कोई गारंटी है आपको कि हो जाएंगे? हमायूं अच्छा सुन लें सर, मेरी अर्ज तो सुन लें। जी बात। सेनेटर साहब भी जानते हैं कि सीटें जो बढ़ानी होती हैं वो आईनी तौर पर असेंबली का काम है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इस वक्त कोई नेशनल असेंबली नहीं है, तो सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि सेंसस की बुनियाद पर लकीरें डाल दी जाएं कि डिलिमिटेशन कर दी जाए। उसमें क्या टाइम लगेगा, 1 माह भी नहीं लग सकता। फिर वो जो 2 माह होते हैं, 60 दिन है, उसमें इलेक्शन प्रोसेस होगा। मुझे पूरा यकीन है, मैं सियासी वर्कर हूं, कि इलेक्शन टाइम पे होंगे और इंशाल्लाह। बल्कि इस तरह की जो बातें होती हैं आदिल भाई, आप 2013 उठा लें, निकाल लें क्लिप्स, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इसी तरह 18 के भी सब कहते थे कि जी ये तो केयर टेकर बड़ा लंबा चलेगा, जी नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होगी 2 साल के लिए। ये इसी तरह की अभी भी वही स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 माह के अंदर इलेक्शन कराने होंगे इंशाल्लाह। मसला ये, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं मैं डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेता हूं। लेकिन मसला ये कि जब आप लोग CCI में ये कह के आ गए ना, जो सब ने कर लिया है फैसला, उससे किसी सूरत नहीं लगता कि 90 डेज में इलेक्शन होंगे। मैं अभी आपको अपनी असेसमेंट दे देता हूँ विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट कि ये मुझे नहीं लगता कि फरवरी से पहले ये इलेक्शन होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये जल्दी जल्दी हो, अभी वो चैलेंज होंगी, डिलिमिटेशंस भी चैलेंज होंगी, ये तो बड़ा एक प्रोसेस है। ठीक है, आप अगर होपफुल हैं या PMLN होपफुल है, यकीनन होना चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा अपेरेंटली कि ऐसा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले एक चार्जशीट दी है नासिर हुसैन शाह साहब ने आप लोगों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि आपके जानू जर्मन ने एक वर्ल्ड कप जो है वो क्या जीत लिया, तो एक ही बात आती थी और वो हमें सुनाते सुनाते मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया, पूरा निज़ाम बिठा दिया। पाकिस्तान के लिए जीता तो सही ना, मतलब ये तो नहीं है ना। वो मैं एक प्रोग्राम में था, उसमें सायरा बानो जी ने एक बात कही थी कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू, यहाँ पक्के के डाकू कच्चे के डाकू को पकड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी जो शाह साहब ने बात की है ना, बड़े मासूम अंदाज में की है, लेकिन यह गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के नहीं है। इन्होंने पिछले 1.5 माह में जो एक्ट पास किए हैं, इलेक्शन कमीशन एक्ट, इलेक्शन जो क्या कह सकते हैं, इलेक्शन एक्ट जो है 19 उसका, उसके बाद आर्मी एक्ट, वायलेंस एक्सट्रीमिज्म एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके बाद पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ, और ये सारी चीज़ें करने से इन्होंने अपने इख्तियारात उठा के दे दिए। किसको? इस गवर्नमेंट को, यानी इंटरिम गवर्नमेंट को। इंटरिम गवर्नमेंट को। तो इसमें क्या बुराई है, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट से? उसकी बुराई ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है ना, ये इलेक्टेड नहीं है। अब आपने ऑलरेडी पिछले मतलब ये जो मार्च अप्रैल में जो 2 सूबों के इलेक्शन होने थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 224(2), उसको आपने ख़त्म कर दिया। आपने एक प्रेसिडेंस काम कर दी कि 6, 7, 8 महीने तो आराम से इलेक्शन डिले हो सकते हैं, ओवर एंड टॉप ऑफ 3 मंथ्स, ओवर एंड टॉप ऑफ 3 मंथ्स। अगर ये अगले साल फरवरी में, जैसे ही वो कह गए कि बड़े कह गए हैं, तो अगर उस लिहाज से करते हैं तो इन 2 सूबों को 1.25 साल डिले हो जाएगा। सवाल उठता है कि प्रेसिडेंस कायम कर दिए, 1.25 साल डिले हो जाएगा मजीद। अगर फरवरी में होते हैं तो इनको उसूलन तो फरवरी तक हो जाना था ना, फरवरी मार्च में हो जाना था, तो ये 1 साल पूरा डिले हो जाएगा। कैसे? ठीक है ना, पंजाब और केपी के तो हो जाने चाहिए थे ना। हाँ, और आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब और केपी की 70% बात कर रहे हैं। और उनके जो इस वक्त जो उनके केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो भी ठीक नहीं है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये बात ही ना करें ना, उनकी तो इन्होंने धज्जियां उड़ेड़ दी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाती है जिस प्ली पे ये लोग कर रहे थे, उस प्ली पे वो ये था, इन्होंने आर्टिकल 220 की भी धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, आर्टिकल 220 बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को और जो कैबिनेट हो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगने, वो कहता है। क्यों? वो इस वजह से कि वो कहते हैं कि जो फेडरल और प्रोविंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इलेक्शन कमीशन की मदद करनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन मांगता है उसके लिए लाजिम है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरे लिहाज से, अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरे लिहाज से इलेक्शंस मैं नहीं समझता कि ये फरवरी में भी होंगे। 1 साल देख रहे हैं आप? मैं ये नहीं समझ रहा कि होंगे। और देखिए, अगर इतना अरसा, इतना अरसा आप ये सोचें कि इतना अरसा अगर ये 6 महीने 7 मतलब ये नवंबर की बजाय वहां तक लेकर जा रहे हैं और उसमें नेशनल असेंबली नहीं होगी, तो वो कहते हैं कि भाई सेनेट के आदिल नहीं होंगे, ये एक्सटेंशन दे देंगे। जी, तो शाह साहब, इन लोगों ने 1 मिनट 1.5 मिनट आपके पास है। हाथ काट दिए हैं, हाथ काट लिए हैं जी आप लोगों ने अपने सारे ये लेजिस्लेशंस करके, और कोई 1 साल तक इलेक्शन होता अब उन्हें नहीं दिख रहा। इसीलिए इन्होंने मुबारकबाद भी दी इंटरिम को, उन्हें पता चल गया कि वो जरा लंबी आई है। चलें, ये इनकी अपनी सोच है, इनकी राय का एहतराम हमें है, इनकी अपनी राय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इख्तियारात दिए गए हैं, ये किस चीज़ में दिए गए हैं? आपने देखा कि जो इख्तियारात दिए गए हैं सिर्फ पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए, जो मुआशी पॉलिसी थी ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक IMF और दीगर ममालिक की तरफ से थी कि ये जो आप फैसले करके जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उन पर कोई अमल ना कर सके, तो इसलिए उनको ये इख्तियारात दिए गए हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है। और आप भी इधर हैं, खान साहब भी इधर हैं, सब देखेंगे इलेक्शन 3 माह में होंगे, और जिसको भी वोट मिलता है वो आके हुकूमत करेगा और उसको वेलकम करेंगे। जिसको ये लोगों का इख्तियार है, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। जी, वैसे हम टीवी पे बैठे हैं, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने अपनी ख्वाहिश का, अपनी, मेरा मतलब अपने तज्जिए का इजहार किया है। आप कह रहे हैं 3 महीने में होंगे, मेरा ये ख्याल है कि 3 महीने में नहीं होंगे, फरवरी में ही होंगे। फिर ये हम क्लिप संभाल के रखेंगे, दोबारा बैठेंगे, जिसकी बात ठीक होगी उसको मुबारकबाद देंगे तीनों एक दूसरे। थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन शाह साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नाम ने गुफ्तगू सुनी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।